नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पी फॉर पॉलिटी चैनल पे। और हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जो कि आपका एनसी वेब फर्स्ट ईयर में जो आपका टॉपिक है पॉलिटिकल साइंस मेजर में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, जिसमें टोटल आपकी 6 यूनिट हैं। जिसमें आज हम जो स्टार्टिंग की जो वीडियो है ये 5th यूनिट से स्टार्ट कर रहे हैं। इसका बड़ा रीज़न ये है कि जो 5th यूनिट है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है आपकी टोटल 6 यूनिट में से। ऐसा नहीं है कि जो बाकी जो 5 यूनिट बच की वो हम नहीं करेंगे, इसी सीरीज में वो 5 यूनिट भी मैं आपको कंप्लीट करवाऊंगा। लेकिन जो 5th यूनिट है वो फोकस करती है आपका मेन जो पॉइंट है, जिसमें आपका राइट टू एजुकेशन आ गया या फिर नेशनल हेल्थ मिशन आ गया। तो जो 5th यूनिट बेसिकली आपका सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन पे फोकस्ड है, जिसके 2 सब पॉइंट आपके सिलेबस में दिए गए हैं। जिसमें हम जो फैक्ट्स हैं, डेटा है आपका राइट टू एजुकेशन के रिगार्डिंग, और इसका जो कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल है वो भी समझने की कोशिश करेंगे। और नेशनल हेल्थ मिशन के बारे में भी इसमें हम डिस्कस करेंगे कि दोनों ही जो पॉइंट है वो कैसे इंपॉर्टेंट है, और दोनों ही जो राइट टू एजुकेशन है, एजुकेशन सिस्टम को कैसे इंप्रूव किया जा सकता है, या फिर 1947 में क्या जो ऐसे सिचुएशंस थी, या फिर उस टाइम पे क्या डेटा रहा है, हमारे एजुकेशन में लिटरेसी रेट कितना रहा है। हेल्थ मिशन यदि देखें तो उस टाइम का जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट था वो कितना था। तो इन सभी जो फैक्ट्स है इस पे हम फोकस करेंगे, जिसमें हम राइट टू एजुकेशन और बेसिकली नेशनल हेल्थ मिशन पे फोकस करने वाले हैं। तो जो 5th यूनिट है वो अपनी जल्दी से स्टार्ट करते हैं। और ये आपके एग्जाम के लिए जो क्विक रिवीजन है, या जिन बच्चों ने नोट्स नहीं बनाए हैं उस वो भी इससे नोट्स बना सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों पे ही ये वीडियोस फोकस देके बनाई गई है, क्योंकि हर स्लाइड के बाद आपको ऐसे हिंदी में फर्स्ट स्लाइड का जो बेसिकली कन्वर्जन किया गया है इंग्लिश टू हिंदी, वो आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं या हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो अपना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपने नोट्स बना सकते हैं। डायरेक्ट आप क्या है रीड आउट कर सकते हैं और वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जो अपनी यूनिट है 5th, जिसका जो मेन जो हेडिंग है वो है आपकी सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन। तो यहाँ पे सोशल वेलफेयर का मतलब क्या है, सोशल वेलफेयर की जो डेफिनेशन है वो यूनाइटेड नेशन ने भी दी है कि सोशल जो वेलफेयर है वो क्या है, एक कंप्लीट फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग है। सिर्फ ये नहीं है कि सोसाइटी से बुराइयों को मिटाना, नहीं, सोसाइटी में एक कंप्लीट डेवलपमेंट हो, सोसाइटी का एक कंप्लीट डेवलपमेंट हो, वो चाहे फिजिकल हो, मेंटल हो या सोशल वेलबींग हो। तो सिर्फ बुराई को मिटाना यही यही सोशल वेलफेयर नहीं है। कंप्लीट डेवलपमेंट सोसाइटी का क्या है, सोशल वेलफेयर है। मतलब बेसिकली जो आपकी सोसाइटी में जो लोग रह रहे हैं उनका फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग होना चाहिए। वो जब जाके कंप्लीट क्या माना जाएगा, सोशल वेलफेयर माना जाएगा। जिसमें बेसिकली फोकस दिया जाता है आपका फूड पे, खाने पे, शेल्टर पे, सिक्योरिटी पे। क्योंकि जब भी हम स्टेट के बारे में बात करते हैं, आपका सोसाइटी के बारे में बात करते हैं, तो वहां पे सिक्योरिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि जो जो बेसिक नीड्स है, जैसे काफी बार आपने सुना होगा रोटी, कपड़ा और मकान। तो यहाँ पे बात की गई आपका खाने की, शेल्टर की, उनको घर प्रोवाइड किए जाए, और सिक्योरिटी, जो सिटीजन जिस सोसाइटी में रहते हैं उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए। अब हम देखते हैं कि जो वेलफेयर स्टेट, क्योंकि जो वेलफेयर एक्टिविटीज करता है, जो वेलफेयर के काम करता है, वो आपका वेलफेयर स्टेट ही तो होता है। स्टेट ही तो ये सब काम करता है जो लोग उस सोसाइटी में रह रहे हैं उनके लिए। तो जो वेलफेयर स्टेट है उसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, उसकी सबसे पहली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है कि जो लोग उस स्टेट या उस राज्य में रह रहे हैं उनका जो इकोनॉमिक और सोशल सिक्योरिटी है वो मैनेज करे, गारंटी करे। जो फंडामेंटल नीड्स हैं लोगों की, जैसे खाना हो गया, शेल्टर हो गया या सिक्योरिटी हो गया, ये हमने पहले भी देख लिया। और फोकस करे एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी बनाने के लिए, कि सोसाइटी क्या हो, एक प्रोग्रेसिव हो। ये करेक्टर्स हैं आपके बेसिकली जो मेन जो वेलफेयर स्टेट के करेक्टर यदि आपसे पूछे जाते हैं तो ये आप मेंशन कर सकते हो कि वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करे, सिक्योरिटी के साथ शेल्टर प्रोवाइड करे, खाना प्रोवाइड करे, और सोसाइटी को क्या करे, एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी बनाने की कोशिश करे। तो वो क्या होता है, आपका वेलफेयर स्टेट होता है। अब उसके साथ जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है, जो आपका वेलफेयर स्टेट है उसकी कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं कि स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ मेंटेन करे, हेल्थ प्रोवाइड करे। तो जब भी आप अपने चारों ओर भी देखते हो कि स्टेट आपके लिए क्या क्या वेलफेयर एक्टिविटीज में करता है, वो आपको हेल्थ सिस्टम सही से प्रोवाइड करता है, एजुकेशन के लिए जो स्कूलिंग का जो सिस्टम है वो आपको सही से प्रोवाइड करता है। तो ये सब उसकी क्या होगी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी। अब हम देखते हैं कि जो वेलफेयर का जो कॉन्सेप्ट है वो इंडिविजुअल और सोशल लेवल पे क्या क्या है। अब इंडिविजुअल लेवल पे जब भी हम बात करते हैं, यदि आप एक सिंगल पर्सन को टारगेट करें तो उसके लिए वेलफेयर एक्टिविटीज कैसे करेगा स्टेट, भाई उसको या तो केयर प्रोवाइड करेगा, हाउसिंग प्रोवाइड करेगा, एजुकेशन प्रोवाइड करेगा। तभी तो एक इंडिविजुअल की क्या होगी, जो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है वो इंप्रूव होगी। और सोशल वेलफेयर सोसाइटी के लेवल पे क्या होगा, भाई सोसाइटी के लेवल पे तो सिंपल आपने पहले भी देखा है कि सोसाइटी को सबसे पहले वो प्रोग्रेसिव बनाएंगे, कि सोसाइटी क्या हो, एक प्रोग्रेसिव होनी चाहिए। वहां पे ऐसा नहीं हो अनार्की हो कि भाई अराजकता फैली हुई है बिल्कुल सोसाइटी में। यदि सोसाइटी में अनार्की है, अराजकता फैली हुई है, तो सोसाइटी प्रोग्रेसिव हो ही नहीं सकती। ठीक है, और सोसाइटी प्रोग्रेसिव नहीं होगी तो जो लोग उस सोसाइटी में रह रहे हैं वो कैसे प्रोग्रेसिव हो सकते हैं। ठीक है, यहां पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आता है।
कि काफ़ी बार क्या होता है कि वेलफेयर इज़ नॉट, कि ज़रूरी नहीं कि सोसाइटी में जो जो स्टेट है, जो कुछ लोगों के लिए वेलफेयर एक्टिविटीज़ कर रहा है, वो सभी लोगों के लिए क्या हो, सही हो। ठीक है? काफ़ी बार आप सोसाइटी में देखते हैं कि सिंपल सी बात, एक एग्ज़ाम्पल लेके चलते हैं। आप दिल्ली का एग्ज़ाम्पल है। जैसे जो बसेज़ हैं, वो आपकी जो फीमेल हैं, औरतें हैं, उनके लिए फ्री की हुई है। ये औरतों के लिए एक वेलफेयर का काम है स्टेट का, ठीक है? लेकिन क्या जब ये चीज़ें जब एक गरीब मेल जो आदमी है वो देखता है, तो उसके लिए वो देखता होगा कि यार ये गलत बात है। मैं भी इसी मतलब यहीं पे रहता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे क्या है कि ये एक अजीब-सा ऐसा लॉ है कि स्पेशल प्रिविलेज उनको दिया गया है, ठीक है? तो हो सकता है कि एक सेक्शन के लिए वेलफेयर एक्टिविटीज़ का काम किया जाए, तो दूसरे सेक्शन को थोड़ा बुरा लग सकता है, ठीक है? इसी में आपका जो जर्मी बेंथम है, जो थिंकर है, काफ़ी बार आपने सुना भी होगा, तो वो भी यही बात करते हैं कि जो सोशल वेलफेयर का जो एम है, वो बैलेंस करना है इंडिविजुअल और उसकी कलेक्टिव नीड्स को। सोशल वेलफेयर सर्विसेज़ आपका यही हो गया। हमने पहले भी देखा है कि जो सोसाइटी में जो वीकर सेक्शन है बेसिकली, उसका अपलिफ्टमेंट करना, उसका बेसिकली क्या है, जो बेसिक नीड्स हैं वो प्रोवाइड करना। अब ये जो मैंने आपको पहले बताया था कि जो पहली जो स्लाइड होगी, उसी का जो कन्वर्जन हिंदी में है, ठीक है? तो वो हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए है, वो ये डाउनलोड या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है? अब हम देखते हैं, क्योंकि एग्जाम में जब भी आपको व्हाट इज सोशल वेलफेयर पूछा जाए, तो आप कहाँ से कैसे स्टार्ट करते हैं आंसर राइटिंग। तो सबसे पहले आपको क्या है कि यहाँ पे मैंने जो 5 जो बेसिकली ये 4 जो थिंकर हैं, इनकी जो डेफिनेशन है, वो अपने वर्ड्स में आप क्या है, मतलब ऐसा नहीं है कि आप टू द पॉइंट रट के जाएं, लेकिन इन द सेंस कि सेंस इस स्टेटमेंट का वही बने, वो चाहे हिंदी में हो आपका या फिर आपका इंग्लिश में हो। तो ये चारों स्टेटमेंट सोशल वेलफेयर आपसे पूछा जाए तो 4 में से कम 3 आप मेंशन कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है वो है अप्रोचेज़ टू सोशल वेलफेयर, कि कौन-कौन सी अप्रोचेज़ हैं, ठीक है? जो कि सोशल वेलफेयर को समझने में हेल्प करती हैं, जिसमें सबसे पहली अप्रोच है आपका करेक्शनल अप्रोच। अब इसमें क्या है कि इसमें ज़्यादातर यहाँ पे इस अप्रोच में क्या किया जाता है कि इसमें कानून व्यवस्था, जो लॉज़ हैं, कानून है, उसकी सहायता ली जाती है। जिसमें बेसिकली आपका मान लो लेबर के लिए आपको क्या करना है, वेलफेयर करना है, तो आप क्या बना दोगे, लेबर लॉ बना दोगे। फैक्ट्री में हो सकता है कि जो लोग फैक्ट्री में काम करते हों, उनका शोषण ना हो, तो आप वहाँ पे जो वर्कर काम कर रहे हैं, उनके वेलफेयर के लिए स्टेट को काम करना है, तो क्या क्या बना दिया, फैक्ट्री लॉ बना दिया। चाइल्ड एंड वुमेन प्रोटेक्शन लॉ बना दिया, औरतों और बच्चों को प्रोटेक्शन देने के लिए। बेसिकली यहाँ पे लीगल इंटरवेंशन देखी जाती है। करेक्शनल अप्रोच में आपका सिंपल सा यही है कि किसी भी चीज़ के लिए वेलफेयर एक्टिविटी करनी है, तो उसके लिए कानून ले आओ। दूसरा आपका क्या है, प्रोटेक्टिव अप्रोच है। अब प्रोटेक्टिव अप्रोच में क्या है, जो वर्ड है यही बता रहा है कि मतलब प्रोटेक्ट करना। अब प्रोटेक्ट किससे करना, एक इंडिविजुअल को यदि वो रिस्क फेस कर रहा है, किससे, एक्सीडेंट से, इलनेस से, अनएम्प्लॉयमेंट से, तो आपका क्या है, जो स्टेट है वो उसको क्या है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा, ठीक है? उसको हेल्थ सर्विसेज देगा, ठीक है? यदि वो बेरोजगार है, तो उसको क्या है, या तो बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा या ऐसा सिस्टम डेवलप किया जाएगा कि कोई लोग बेरोजगार ना रहें, ठीक है? उसको सोशल असिस्टेंस प्रोवाइड की जाएगी, बिजनेस इंश्योरेंस स्कीम्स उसको दी जाएंगी। नेक्स्ट जो आपकी अप्रोच है वो है डेमोक्रेटिक अप्रोच। डेमोक्रेटिक क्या है, ये एक ट्रेडिशनल तरीका है, ठीक है? लेकिन इसमें क्या है कि स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, क्योंकि डेमोक्रेटिक जो डेमोक्रेसी वर्ड है, इसमें क्या होता है कि लोगों का शासन। अब लोगों का शासन ऐसा तो नहीं है कि लोग डायरेक्टली जो गवर्नमेंट चला रहे हैं, नहीं, लोग क्या करते हैं, वोट डालते हैं और उसके बाद क्या है, एक सरकार चुन के आती है और वो सरकार उन लोगों को क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। तो डेमोक्रेटिक अप्रोच में बेसिकली क्या होता है कि जो गवर्नमेंट है, जो स्टेट है, उसकी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है अपने जो सिटीजन हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। जो फोर्थ अप्रोच है वो है आपकी कम्युनिटी अप्रोच। अब इसमें क्या है कि यहाँ पे जो स्टेट है वो क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाता है आपका कि वो कैसे कम्युनिटी को जो लोकल कम्युनिटी है उसमें उसको कैसे इंप्रूव कर सकता है। सबसे पहले तो क्या है कि यदि लोकल कम्युनिटी को, जो लोकल सोसाइटी है उसको इंप्रूव करना है, तो वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनकी पार्टिसिपेशन हमें बढ़ानी पड़ेगी। इसीलिए कम्युनिटी अप्रोच में क्या किया जाता है कि लोकल कम्युनिटी का जो इन्वॉल्वमेंट है लोकल रिसोर्सेज को यूटिलाइज करने के लिए, तो मान लो कि कहीं जो लोकल सोसाइटी है वहाँ के रिसोर्सेज है, उन रिसोर्सेज को लोकल लोग ज़्यादा समझेंगे या फिर दूर के लोग ज़्यादा समझेंगे, तो जो लोकल लोगों का इन्वॉल्वमेंट है उस कम्युनिटी में उसको बढ़ाना पड़ेगा, ताकि जो लोकल रिसोर्सेज है उसको सही तरीके से लोगों के वेलफेयर के लिए क्या है
यूज किया जा सके, जिसमें आपका फोकस किया जाता है सेल्फ हेल्प पे, कॉर्पोरेशन पे, इकोनॉमिक पे, सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट पे। कल्चर की जब भी बात आती है तो आपके दिमाग में सिर्फ ये छोटी सी बात आनी चाहिए कि जो लोकल कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन बढ़ेगा तभी कल्चरल डेवलपमेंट होगा। ऐसे नहीं है कि आपका कल्चर कोई बाहर का व्यक्ति आके जान लेगा, नहीं, आपका कल्चर सिर्फ आपकी जो लोकल कम्युनिटी है वही जानेगी। ठीक है, तो ये जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं ये अपना जो सामाजिक कल्याण के दृष्टिकोण है ये चारों का अपना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलते हैं। जो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है डिफरेंट पर्सपेक्टिव, कि पर्सपेक्टिव कौन कौन से है सोशल वेलफेयर के, जिसमें सबसे पहला जो पर्सपेक्टिव है वो है आपका रेजिडुअल मॉडल। इसमें क्या है, रेजिडुअल मॉडल में क्या है कि मान के चलो कि एक आदमी है, उसको हेल्प चाहिए, ठीक है, तो वो सबसे पहले हेल्प किससे लेगा, अपनी फैमिली से लेगा। फैमिली से हेल्प नहीं मिलेगी, अपने दोस्तों से लेगा। दोस्तों से तो नहीं हेल्प मिलेगी तो अपने रिश्तेदारों से मतलब हेल्प लेगा। इन दी एंड यदि कोई भी उसको हेल्प नहीं करता है तो लास्ट में गवर्नमेंट क्या करती है, इंटरवेंशन करती है कि इंडिविजुअल को एक्सेस हेल्प कर पाए वो। ठीक है, इसमें बेसिकली क्या है कि ये प्रोग्राम टारगेट करता है, कि इसमें गवर्नमेंट टारगेट करती है कि किसको ज्यादा जरूरत है। शॉर्ट टर्म, एक तो ये शॉर्ट टर्म होता है, ठीक है, और दूसरा ये परमानेंट नहीं होता। और ये सिर्फ टारगेट किसको करता है कि जिसको स्पेसिफिकली जरूरत है। ठीक है, तो इसमें क्या है, रेजिडुअल मॉडल में आपका क्या है कि गवर्नमेंट सिर्फ उस सेक्शन को टारगेट करती है जिसको जरूरत है शॉर्ट टाइम के लिए। ठीक है, और ये परमानेंट नहीं होता। ठीक है, मान के चलो कि गवर्नमेंट एक क्या है कि एक हेल्थ स्कीम लेके आई है टीबी के लोगों के लिए। मान लो किसी को टीबी हो रखी है, तो उसमें क्या है कि एक सर्टेन टाइम के लिए यदि किसी व्यक्ति को टीबी हो रखी है तो अब सिर्फ जिनको टीबी हो रखी है उनको टारगेट किया जाएगा। शॉर्ट टर्म के लिए उनको बेसिकली क्या होगा कि अब इतने टाइम के लिए 2 से 3 महीने या 6 महीने के लिए उनको क्या किया जाएगा, बेसिकली एक असिस्टेंस प्रोवाइड की जाएगी ताकि वो उस डिजीज से बाहर निकल पाए। ठीक है, ऐसा नहीं है, परमानेंट असिस्टेंट नहीं है वहां पे, गवर्नमेंट लाइफ टाइम काम नहीं कर रही। यहां पे क्या है कि सिर्फ 4 से 6 महीने तक गवर्नमेंट क्या है, असिस्टेंट प्रोवाइड करती है। लेकिन दूसरी तरफ जो इंस्टीट्यूशनल मॉडल है, इस मॉडल में क्या है कि जो सोशल वेलफेयर होगा उसमें सभी सिटीजन का होगा। ऐसा नहीं है कि भाई यदि मान के चलो कि कोई गवर्नमेंट ही अपना जो सोशल वेलफेयर की स्कीम लेके आई है, उसमें ऐसे जो पहला रेजिडुअल मॉडल हमने देखा था उसमें क्या है कि जो नीडी पर्सन है उन्हीं को टारगेट किया जाएगा। अब यहां पे क्या है कि सभी के लिए इक्वल है। मान के चलो कि गवर्नमेंट रोड बना रही है तो भी सभी सभी यूज करेंगे। ऐसा तो नहीं है, पहले हमने देखा कि भाई जो टीबी वाले हैं या मान लो जिसके पास कार है वही रोड यूज करेगा, जिसके पास साइकिल है वो यूज नहीं करेगा। स्कूल्स हैं तो मतलब कोई भी जाके एडमिशन ले सकता है उसमें, किसी भी सोसाइटी का, किसी भी कास्ट का, किसी भी क्रीड का, कुछ भी हो सकता है। आपका पब्लिक हॉस्पिटल्स हैं तो उसमें आपका क्या है कि वहां पे यदि गवर्नमेंट को सोशल वेलफेयर एक्टिविटी कर रही है, यदि वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रही है, तो ऐसा नहीं है कि स्पेसिफिकली किसी को टारगेट करेगा, उसमें सभी आ सकते हैं। और ये क्या हो सकते हैं, जैसे रोड बन गया, स्कूल बन गया, हॉस्पिटल बन गया। एक तो ये क्या है, लॉन्ग टर्म है, और आपका रेजिडुअल मॉडल क्या था, शॉर्ट टर्म था, नॉन परमानेंट था, ये परमानेंट है। ठीक है, तो ये दोनों में क्या है, की डिफरेंस है। यहाँ पे हम देख लेते हैं कि आपका जो रेजिडुअल और इंस्टीट्यूशनल जो मॉडल है इसमें बेसिकली क्या डिफरेंस है। इसमें क्या है कि वेलफेयर एज ए सेफ्टी नेट, जैसे मैंने आपको बताया था कि एक सेफ्टी नेट प्रोवाइड करने के लिए मान के चलो एक टीबी का एग्जांपल हमने लिया था, तो जिनको जरूरत है उन्हीं को टारगेट किया जाता है। ये लॉन्ग टर्म नहीं होता, लिमिटेड टाइम के लिए होता है, टेम्परेरी होता है। ठीक है, लेकिन जो इंस्टीट्यूशनल मॉडल है इसमें हमने देखा कि अब यहां पे आपका कोई भी सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस नहीं देखा जाता, यहां पे सभी के लिए वो क्या चीज है, अवेलेबल है। जैसे हमने रोड का एग्जांपल देखा, स्कूल देखा, हॉस्पिटल देखा, तो ये सभी के लिए है। ठीक है, सर्विस आर प्रोटेक्टिव एंड प्रिवेंटिव। यहां पे क्या है कि वही है कि सभी को, ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो नीडी हैं उन्हीं को टारगेट किया जाएगा। यदि ये वेलफेयर स्कीम आई है, ये वेलफेयर एक्टिविटी हो रही है, पार्क मान लो बन रहा है, रोड बन रहा है, स्कूल्स बन रहे हैं, हॉस्पिटल बन रहे हैं, तो वो सभी के लिए अवेलेबल हैं। तो इसमें सिर्फ ये जो रेजिडुअल और जो प्रोटेक्टिव मॉडल है, ये इन दोनों में ये डिफरेंस है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि सोशल वेलफेयर इन इंडिया। इसमें सबसे पहला जो आपका जो अप्रोच है इंडिया में, जो सोशल वेलफेयर का कॉन्सेप्ट कहां से स्टार्ट होता है, तो एक तो आपका ट्रेडिशनल अप्रोच हो गया। ट्रेडिशनल अप्रोच मान के चलो कि जो भी आपके जो एंशिएंट टेक्स्ट हैं उनमें भी वही सोसाइटी के रिगार्डिंग बात कीजिए। सबसे पहले आपका वो देखो, पुरुषार्थ यदि आपको पता होगा, धर्म अर्थ काम मोक्ष, आश्रम यदि आपने पढ़े होंगे तो उसमें बताया गया है कि जो लोगों की वेलफेयर के जीवन को कैसे अच्छा बनाया जाए,
तो ये सारी जो आपका ट्रेडिशनल अप्रोच में आ जाती हैं, ठीक है। यदि आपने पुराने सीरियल रामायण महाभारत देखे होंगे, तो उसमें भी कहीं न कहीं राजा का कर्तव्य बताया जाता है कि वो वेलफेयर एक्टिविटीज़ करे, लोगों का जो जीवन है वो अच्छा करे। पुरुषार्थ का जो हमने अभी देखा था कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। इसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न आता है, तो इसमें भी आपका जो प्रिएम्बल है, उसमें भी आपका सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जस्टिस फॉर ऑल सिटीजन्स दिया गया है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ आपका पार्ट आपका 4th में, जो कि एम्फसाइज़ करता है क्रिएशन ऑफ वेलफेयर स्टेट को। आर्टिकल 38 है, वो कहता है कि आपका सोशल ऑर्डर बेस्ड ऑन जस्टिस फॉर ऑल। आर्टिकल 39 ए, आपका आर्टिकल 43, 41, 46, ये सभी आपका वेलफेयर एक्टिविटीज़ के बारे में, जो इंडिया में जो प्रोविजंस हैं कॉन्स्टिट्यूशन में सोशल वेलफेयर के, उन सभी को एक झलक प्रोवाइड आपका करते हैं, ठीक है। सोशल वेलफेयर अप्रोचेज में आपका रेजिडुअल मॉडल और इंस्टीट्यूशनल मॉडल, या अभी हमने देखा कि रेजिडुअल मॉडल आपको उन्हीं को टारगेट करता है जो नीडी हैं। दूसरा, ये शॉर्ट टर्म होता है। तीसरा, ये क्या है, मतलब आपका टेम्परेरी होता है। और उसका उल्टा आपका इंस्टीट्यूशनल मॉडल होता है। इसके बाद जो आपके इंडिया में पोस्ट इंडियन 1947 में हम आज़ाद हो गए अंग्रेजों से, तो वहाँ उसके बाद जो सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज़ क्या क्या की गई, सबसे पहले तो सेंट्रल वेलफेयर जो बोर्ड है वो सेटअप किया गया, कब, 1953 में। इसके बाद जो मिनिस्ट्रीज़ हैं, जैसे लेबर मिनिस्ट्री होगी, एजुकेशन मिनिस्ट्री होगी, होम मिनिस्ट्री जो मैनेज करती है, आपका जो रेन्यू रे कमेटी आती है वो रिकमेंड करती है कि आपको क्या बनाना पड़ेगा। ये अलग-अलग जो जैसे लेबर मिनिस्ट्री, एजुकेशन मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री, ये वेलफेयर एक्टिविटीज़ को मैनेज करती थी। लेकिन जो रेन्यू रे कमेटी 1960 में जो आती है, ये कहती है कि आप एक काम करो, एक डिपार्टमेंट बना दो सोशल सिक्योरिटी का। इसलिए 1966 में डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर का नाम बदल के इन्होंने क्या कर दिया, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड अपना एम्पावरमेंट इन 1985, ठीक है। इसके बाद आपका जो इंपॉर्टेंट एक्ट्स है वो लेके आए गए, जैसे SC/ST एक्ट आ गया आपका 1989, आपका OBC आ गया, नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस 1993 का, मेंटेनेंस ऑफ वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन आ गया 2007 में, सोशल वेलफेयर प्रोग्राम एंड स्कीम्स आ गई। अब इस स्कीम्स में देखते हैं कि आपका हेल्थ वेलफेयर में आपका देखो, आजकल आप देख रहे होंगे आयुष्मान भारत योजना आ गई, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम आ गया, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम आ गया, ठीक है। और विमेन एम्पावरमेंट को देखा जाए कि उनके लिए सोशल वेलफेयर क्या किया गया, तो उसके लिए जो नेशनल कमीशन फॉर विमेन लाया गया, राष्ट्रीय महिला कोष बनाया गया, ठीक है। एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट पे काम किया गया, स्कॉलर्स की उनको स्किल ट्रेनिंग, सब्सिडीज फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ये सभी उनको प्रोवाइड की गई है। ये सारे क्या हैं, आपके फैक्ट्स हैं, जो कि आप नोट डाउन कर सकते हैं और एग्जाम में मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। ये हिंदी मीडियम वाले बच्चे स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम जैसे हमने यूनिट स्टार्ट की थी, तब मैंने आपको बताया था कि बेसिकली 2 पॉइंट पे फोकस दिया गया है आपकी 5th यूनिट में, जिसमें आपका पहला तो पॉइंट है आपका राइट टू एजुकेशन। और पहले हम राइट टू एजुकेशन पे फोकस करते हैं। तो इसमें जो राइट टू एजुकेशन को क्या है कि जो यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, जो कि आपका 10 दिसंबर को बनाया जाता है 1948 में, ये भी डिफाइन करता है कि एजुकेशन एक आदमी के लिए, आदमी, औरत या जो ह्यूमन है, मनुष्य है, उसके लिए क्या है, एक फंडामेंटल राइट है, उसकी ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और ह्यूमन डिग्निटी के लिए। तो इसलिए एजुकेशन क्या है, प्रोवाइड की जानी चाहिए। इसीलिए जो अपने जो रिनाउंड आपके पहले आई थिंक वाइस प्रेसिडेंट है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये भी कहते हैं कि एजुकेशन एज ए मीडियम ऑफ कल्चर, इकोनॉमिक एंड सोशल चेंज। BR अम्बेडकर जी भी कहते हैं, ठीक है। ये कहते हैं कि जो एजुकेशन है वो पाथ किसका है, एनलाइटमेंट का, ठीक है। और इसी अमर्त्य सेन जी भी अपना एक जो कमेंट देते हैं एजुकेशन पे कि एजुकेशन क्या है, कि ह्यूमन डेवलपमेंट और फ्रीडम के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन में हम देखते हैं कि मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट आपका निकल के आता है कि जो 42वां संशोधन हुआ था, 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, इसने क्या किया कि एजुकेशन है, इसको किस में डाल दिया, कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया। कॉन्करेंट लिस्ट का मतलब क्या है, जो 3 लिस्ट आती हैं। पहला आपका स्टेट लिस्ट, ठीक है, जिसमें स्टेट काम करता है, जो राज्य होंगे उनके पास पावर होती है। दूसरी आपकी सेंट्रल लिस्ट आती है, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में पावर होती है। और तीसरी लिस्ट आपकी कॉन्करेंट लिस्ट आती है। इसमें क्या है कि स्टेट और सेंटर मिलके इस पे काम करते हैं। तो एजुकेशन को क्या किया गया, 42nd अमेंडमेंट एक्ट में कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया गया, ठीक है। आपका आर्टिकल 21A आया, जो कि कैसे, ए मैंने बताया था कि किसी भी आर्टिकल के पीछे ABC लगा होता है। तो उसमें आपका क्या है कि वो कहीं ना कहीं संशोधन से डाला गया है, अमेंडमेंट करके। तो आर्टिकल 21A आपका 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 में लाया गया। और इसमें आपका कंपलसरी राइट टू एजुकेशन, बेसिकली आर्टिकल 21A है, तो इसका मतलब क्या है, ये फंडामेंटल राइट्स है। और यहाँ पे कंपलसरी एजुकेशन देने के लिए 6 से 14 साल के बच्चों को
तो ये आपके कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया। लागू तो वैसे 2003 में हुआ था, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है वो 2002 में आया था, ठीक है। लेकिन अब ये तो कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल हो गया, ये दोनों ही पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर सकते हैं आप, ठीक है। अब जब हम आज़ाद हुए थे उस टाइम पे हमारा जो एजुकेशन सिस्टम था उसकी क्या हालत थी। एक तो हम देखते हैं कि जो इंडिया की लिटरेसी रेट थी उस टाइम पे, तो वो ओनली 18% थी। आज के टाइम पे वो 70 से ऊपर चली गई, ठीक है। और जो ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो था वो ओनली कितना था, प्राइमरी स्कूल के लिए तो 43% था, और सेकेंडरी स्कूल के लिए तो बिल्कुल ही आपका 13% था। आज वो इंप्रूवमेंट हुई है सिर्फ इस वजह से क्योंकि ये जो स्टेप्स हैं जो हमने लिए हैं, जैसे आपका 42nd अमेंडमेंट एक्ट हो गया, 21st अमेंडमेंट जो आपका जो आर्टिकल ऐड किया गया है 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 के द्वारा, और इसके अलावा आपकी एजुकेशन पॉलिसीज आई हैं 1968 में पहली, दूसरी आपकी जो एजुकेशन पॉलिसी आई वो 1986 में आई है, और जो तीसरी अभी की एजुकेशन पॉलिसी आई है वो आपकी 2020 में आई है। इस पर भी हम अभी बात करेंगे, ठीक है। तो ये फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हिंदी मीडियम वाले बच्चे। अब हम देखते हैं कि राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 जो आता है, जो कि आपका फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बात करता है 6 से 14 साल के बच्चों के लिए, और ये लागू हो जाता है आपके इंडिया में 1 अप्रैल 2010 को। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछी जा सकती है, क्योंकि राइट टू एजुकेशन एक्ट जब हमारे दिमाग में आता है तो वो 2009 आता है, लेकिन ये जो इफेक्ट जो लागू किया गया वो 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया, लेकिन एक्सेप्ट जम्मू कश्मीर। क्यों? क्योंकि जब तक 370 आर्टिकल हटाया नहीं गया था, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, वो 370 पे कभी कोई और वीडियो बना के आपको समझाएंगे। लेकिन आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि राइट टू एजुकेशन एक्ट जब लाया गया 2009 में, जो लागू हुआ आपका 1 अप्रैल 2010 में, वो ऑल ओवर इंडिया लागू हुआ, लेकिन वो कश्मीर में लागू नहीं हुआ। इसमें की प्रोविजन क्या थे कि एजुकेशन क्या हो, फ्री हो, और हर एक जो बच्चा है एज ग्रुप का, वो क्या है कि जो जो पास की स्कूल है उसमें क्या है एडमिशन ले पाए या एजुकेशन ले पाए। नेबरहुड स्कूल का सिस्टम लाया गया कि बच्चों को ज़्यादा दूर ना जाना पड़े, उनके पड़ोस में क्या हो, स्कूल हो। कंटिन्यूएशन एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन का सिस्टम लाया गया आपका बोथ एकेडमिक एंड नॉन एकेडमिक प्रोग्रेस में। अब यहाँ पे चैलेंजेस क्या है, बेसिकली सबसे बड़ा चैलेंजेस आपका राइट टू एजुकेशन आ गया, आर्टिकल 21A आ गया जो कि आपका फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल राइट्स है एजुकेशन का। लेकिन उसके बाद भी ऐसे क्या रीजंस रहे जिसकी वजह से जो क्वालिटी जो एजुकेशन है वो नहीं दी गई। सबसे पहला तो इंडिया में सबसे बड़ी दिक्कत जो बताई जाती है वो बताई जाती है कि जो जो गरीबी है, चाइल्ड लेबर है, ठीक है, वो अभी के लिए आज भी हम देख सकते हैं, ठीक है। जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है आज भी आप जाके काफ़ी जगह पे आप जाके देखते हैं कि सरकारी स्कूल जहाँ पे जाके देखते हैं तो वो खंडर बने पड़े, लेकिन वो चल रहे हैं, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो यदि वो खंडर बने पड़े हैं तो उनका जो एजुकेशन वो कैसे बच्चों को प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। जो अंडर स्किल ह्यूमन रिसोर्सेज हैं और हायर जो आपकी अनएम्प्लॉयमेंट है, जो बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, तो इसकी वजह से जो एजुकेशन सिस्टम, सबसे बड़ा जो एजुकेशन सिस्टम में कमी है कि जो शिक्षा का जो सिस्टम है वो जो इंडस्ट्रीज हैं उनके साथ मैच नहीं खाता, ठीक है। इसीलिए हम देखते हैं कि आप यदि BA MA भी कर जाते हैं उसके बाद भी आपको स्किल कोर्सेज करने पड़ते हैं यदि आप किसी फील्ड में जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो एजुकेशन सिस्टम है वो इंडस्ट्रियल जो सिस्टम है हमारा, इकोनॉमिक सिस्टम है, उसके साथ मैच नहीं खाता, तब जाके दिक्कतें आती हैं। जो अब हम बात करते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी का, जो कि आपकी पास की गई थी जुलाई आपका 2020 में, जो कि मैंने आपको बताया था जो पहली जो एजुकेशन पॉलिसी आपकी आई थी 1968 में, सेकंड आपकी एजुकेशन पॉलिसी आपकी आई थी 1986 में, और थर्ड जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आपकी आती है 2020 में। इसके ऑब्जेक्टिव क्या थे कि भाई जो एजुकेशन है वो क्वालिटी है, एक्सेसिबल और अफोर्डेबल एजुकेशन प्रोवाइड की जाए, मार्केट कंपेटेबल जो एजुकेशन सिस्टम बनाया जाए 2040 तक। जैसे मैंने बताया कि जो मार्केट डिमांड करता है कि किस टाइप की जो स्किलफुल लोग चाहिए वैसी हमारी एजुकेशन हो, तो उसके साथ टाई अप करने के लिए 2040 तक का टारगेट बनाया गया। इसके लिए आपकी एजुकेशन सिस्टम में वोकेशनल एजुकेशन डाली गई, क्रिएटिव सब्जेक्ट्स डाले गए। आज भी हम आप देखते हो कि आपके लिए अलग अलग सब्जेक्ट, बशर्ते वो आपके जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट के रिगार्डिंग ना हो, रिलेट ना करते हो, लेकिन आपको थोड़ा डायनेमिक बनाने के लिए वो सब्जेक्ट डाले जाते हैं, ठीक है। इसमें जो मेन जो एम्फेसाइज था वो यही था कि वोकेशनल जो एजुकेशन है उस पर ज़्यादा फोकस दिया गया, ठीक है। अब उसके बाद हम देखते हैं इम्पैक्ट। यदि आपसे पूछा जाए कि राइट टू एजुकेशन एक्ट हो गया और न्यू एजुकेशन पॉलिसी का इम्पैक्ट यदि आपसे पूछा जाए तो ये सभी आप तो क्या कैसे मेंशन कर सकते हो। सबसे पहले तो आपको मेंशन करना है कि क्या हालत थी जब हम आज़ाद हुए 1947 में, वो फैक्ट्स आप मेंशन कर सकते हो, और आज के टाइम पे क्या लिटरेसी रेट है वो आप मेंशन कर सकते हो। चैलेंजेस तो सभी को पता है कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर है तो अकाउंटेबिलिटी नहीं है, अकाउंटेबिलिटी है तो उस पर सही से काम नहीं हो रहा, ठीक है। रिसोर्सेज नहीं है, लोगों का ट्रस्ट नहीं है सरकारी स्कूलों पे, ठीक है। गवर्नमेंट जो स्कूल्स हैं उन पे ट्रस्ट नहीं है,
अब ये बड़ी कमाल की बात है कि लोग 12th क्लास तक तो किस पे फोकस करते हैं? प्राइवेट स्कूल पे। और जैसे ही 12th क्लास खत्म हो जाती है, उसके बाद वो किस पे ट्रस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं? कॉलेजेस वगैरह उनके लिए, वो गवर्नमेंट कॉलेजेस पे। लेकिन ऐसा क्यों है? ठीक है, सोसाइटी को कहीं न कहीं जो ट्रस्ट है स्कूलिंग सिस्टम पे वो नहीं है। तो ये जो ट्रस्ट यदि ब्रेक करना है, तो उसके लिए अलग-अलग जो प्रोविज़न्स हैं वो हमें लेके आने पड़ेंगे। ये आप हिंदी मीडियम वाले बच्चे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है? अब जो आपका नेक्स्ट जो है, वो है नेशनल हेल्थ मिशन। अब इसमें नेशनल हेल्थ मिशन जो कि हमने देखा था कि जो एजुकेशन, वेलफेयर, जो सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज़ में आता है, वो आपका हेल्थ भी आता है। 2 चीज़ें मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है किसी भी सोसाइटी के लिए, वो होती है आपकी हेल्थ और एजुकेशन। यदि इन 2 पे अच्छे से काम कर दे गवर्नमेंट, तो आपकी सोसाइटी क्या हो जाती है? प्रोग्रेसिव हो जाती है। इसलिए जो इंडिया फेसेस क्या करता है आज के टाइम पे, जैसे कोविड-19 हुआ, तब ये चीज़ें एक्सपोज़ हुई हमारी कि हमारा जो हेल्थ सेक्टर है, वो कितना रोबस्ट है। ठीक है? तो आज के टाइम पे हम किस चीज़ पे मतलब सफ़र कर रहे हैं, चैलेंजेस देख रहे हैं। पुअर क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है? सैनिटेशन इश्यू है, ट्रॉपिकल डिज़ीज़ हैं। आज के टाइम पे भी यदि हम मलेरिया को ख़त्म करना है, ठीक है? तो 2030 का टारगेट करते हैं। तो इन सब चीज़ों से लड़ने के लिए लैक ऑफ हाइजीन है, अनसेफ ड्रिंकिंग वाटर है, तो इन सब चीज़ों से लड़ने के लिए एक नेशनल हेल्थ मिशन आपका लाया गया। लेकिन उससे पहले हम फैक्ट्स देख लेते हैं कि यदि 1947 में हम आज़ाद हुए, तब हम देखें कि एक आदमी की जो एवरेज कितना साल जिएगा, उस टाइम पे कितनी थी? वो टोटल आपकी 32 साल थी, ठीक है? उस टाइम पे ओनली 7,000 आपके क्या थे? हॉस्पिटल थे और उन 7,000 हॉस्पिटल में सिर्फ 50,000 डॉक्टर थे और पॉपुलेशन आपकी कितनी थी? 35 करोड़। अब हालत देखो कि जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या आपकी 35 करोड़ है, ठीक है? डॉक्टर आप पे 35 करोड़ जनसंख्या पे सिर्फ 50,000 डॉक्टर हैं और 50,000 डॉक्टर सिर्फ कहाँ बैठ रहे हैं? 7,000 हॉस्पिटल में। तो अब वहाँ पे तो कोई यदि बीमार हो गया तो बचेगा थोड़ी, यदि टाइम से उसको नहीं मिली तो। इसीलिए जो एवरेज जो एज थी जीने की, वो 32 साल थी। 1950 में जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट था, वो आपका 26% था। ठीक है, ये देखो आप। हेल्थ रिलेटेड एक्सपेंडिचर, जो कि यदि आपका नेशनल इनकम या फिर देखा जाए आपका जीडीपी का कंट्रीब्यूशन या कितना उस पे खर्च किया जाता था, तो उसमें बेसिकली 0.42% था। जो मेडिक्लेम जो फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया, वो 1986 में था। लेकिन वो भी बड़ा डिफिकल्ट था, जो गरीब लोग थे उसका क्या करें, क्वालिटी हेल्थ केयर को एक्सेस कर पाएँ। इसलिए जो नेशनल हेल्थ मिशन है, ये आपका लॉन्च किया गया 2005 में, ताकि इम्प्रूव किया जाए हेल्थ सर्विसेज। कहाँ पे? रूरल और अर्बन एरियाज़ में। इसीलिए इसके 2 मिशन बनाए गए, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन और दूसरा आपका नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन, ठीक है? इनके ऑब्जेक्टिव क्या थे कि हेल्थ केयर डिलीवरी को ये प्रोवाइड करें। पर्टिकुलरली कहाँ पे? उन एरियाज़ में जो क्या है, अंडर डेवलप्ड हैं, ठीक है? इम्प्रूव जो हेल्थ के इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, वो डिस्ट्रिक्ट और सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अच्छे किए जाएँ। जो गाँव वगैरह में जो डिस्ट्रिक्ट हैं या सब डिस्ट्रिक्ट हैं, तहसील है, वहाँ पे जो हॉस्पिटल्स हैं वो अच्छे बनाए जाएँ। अब इसके की कंपोनेंट्स क्या थे? इसमें नेशनल रूरल हेल्थ मिशन था, जो कि आपका किस पे फोकस करेगा? इस वर्ड का मतलब क्या है? रूरल। तो जो आपका रूरल एरियाज़ हैं, उनके जो वीक हेल्थ केयर इंडिकेटर्स हैं, उनको टारगेट करेगा। अर्बन हेल्थ मिशन, ये अर्बन एरियाज़ के इंफ्रास्ट्रक्चर उस पे फोकस करेगा, ठीक है? और जो थर्ड लेवल पे जो बनाया गया इम्प्रूव एक्सेस, जो आपका स्पेशलाइज़्ड जो हेल्थ केयर सिस्टम है, उस पे फोकस करेगा। और इसके अलावा जो ह्यूमन रिसोर्सेज़, हेल्थ केयर, मेडिकल एजुकेशन, अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल हेल्थ केयर प्रोफेशनल, बेसिकली यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर बनाए जाएँ। एम्स वगैरह ज़्यादा से ज़्यादा खोले जाएँ, उसके बारे में बात की गई है। अब इसमें क्या है कि ये आप देख सकते हैं हिंदी मीडियम वाले बच्चे, जो मेन गोल थे, उसमें सिंपल ये था कि नेशनल हेल्थ मिशन में कि कॉम्बैट करना किससे? कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, ठीक है? जिसमें आपका क्या आता है कि क्या करना है? टोटल फर्टिलिटी रेट गिरा के कहाँ तक लेके आना है? 2.1 तक। रिड्यूस इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट आपका कितना होना चाहिए? 25 डेथ पर 1000 लाइफ, कि मान लो 1000 बच्चे पैदा होते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 25 की डेथ हो, यहाँ तक लेके आना है। लो मैटरनिटी आपका मोर्टेलिटी रेट होना चाहिए कि 1000 पे 1, ठीक है? और टीबी के केसेस वगैरह को रोकने के लिए इस पे बात की गई। कमाल की बात ये है कि नेशनल हेल्थ मिशन चैलेंजेस कहाँ फेस कर रहा है? जहाँ पे इकोनॉमिक सर्वे आपका रिकमेंड करता है कि आपको हेल्थ पे अपनी जीडीपी का कम से कम 2.5 से 3% खर्च करना है। लेकिन 2008-9 से 2019-20 के बीच में हम देखते हैं कि कितना हमारी गवर्नमेंट जो हेल्थ केयर सिस्टम है, उस पे अपनी जीडीपी का कितना खर्च कर रही है? वो टोटल आपका 1.2, 1.6, मतलब 1.5%। जहाँ पे इकोनॉमिक जो सर्वे है, वो रिकमेंड कर रहा है कि 2.5 से 3% तो कम से कम आपको खर्च करना है अपनी जीडीपी का। लेकिन खर्च हो रहा है आपका ओनली कितना? 1.5%। एवरेज मिला के देखें
तो यहाँ तो ये सबसे बड़ी गड़बड़ है। यदि हेल्थ आपको अचीव करना है, तो कम से कम उस पे पैसा तो खर्च करना पड़ेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर गैप बहुत बेकार है कि यहाँ पे रूरल और जो अर्बन हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, वहाँ पे भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अच्छे से नहीं बना है। इसीलिए जो नई गवर्नमेंट आती है, आपकी अभी जो गवर्नमेंट चल रही है, वो आयुष्मान भारत स्कीम लेके आती है 2018 में, जो आपका क्या करेगा, अफोर्डेबल और एक्सेसिबल हेल्थ केयर बनाएगा। जो वही आपका प्राइमरी लेवल पे, सेकेंडरी लेवल पे और आपका थर्ड लेवल पे, ठीक है। इसके बाद आपका प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लाई गई। उसके बाद आपका हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खोले गए। ऑब्जेक्टिव्स क्या से जो आपके आयुष्मान भारत के ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव यही है कि भाई जो गरीब आदमी यदि अपनी हेल्थ को लेके यदि उसके कोई बीमारी हो जाती है, तो इतना ना उसकी पॉकेट पे इतना दबाव ना पड़े कि वो हेल्थ जो प्रोसीजर्स है वो फॉलो, यदि छोटे-छोटे आपके ब्लड टेस्ट वगैरह होते हैं, वो भी ना करवा पाए। इसीलिए आपका आयुष्मान भारत में एक तो 5 लाख का आप देख रहे होंगे कि सभी अपना आयुष्मान कार्ड बना के रखते हैं आज के टाइम पे, ठीक है? वो इसीलिए है कि गरीब आदमी को यदि कोई बीमारी हो जाती है, कोई टेस्ट वगैरह उसको करवाना है, तो उसकी पॉकेट पे ज़्यादा मतलब प्रेशर ना आए। एक तो वैसे ही कमाई कम है, ऊपर से हेल्थ का बीमारियाँ हो जाएँ, तो उन सब से बचाने के लिए रिड्यूसिंग आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, उससे बचाने के लिए आपका क्या है, आयुष्मान भारत आपका स्टार्ट किया गया, जिसका मेन जो गोल ये था कि जो रिड्यूस हेल्थ इनइक्वालिटी, इनकम में ही इनइक्वालिटी नहीं है, हेल्थ में भी इनइक्वालिटी है। यदि आपके पास पैसा है तो आप कभी भी, बहुत कम चांसेस है कि आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाएं। आप ये कहोगे कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में क्या है, भीड़ लगी होगी। यदि अच्छे भी हैं तो भी आप ये कहोगे कि भीड़ लगे हुए हैं। आपके पास पैसा है तो आप मैक्स में जाओगे, ठीक है, यदि उस तो आप प्राइवेट जो हॉस्पिटल हैं उनको फोकस करोगे। तो इसका मतलब क्या है, हेल्थ इनइक्वालिटी है। तो ये रिड्यूस क्या करता है, आपका हेल्थ इनइक्वालिटी को, और एनहांस किसको करता है, आपका हेल्थ हेल्थ केयर को। और इकोनॉमिक डिप्राइव्ड जो ग्रुप्स हैं, बेसिकली यही है कि जो गरीब लोग हैं उनको स्पेसिफिकली टारगेट करता है। जो बीपीएल जो कार्ड रखते हैं, जिनका जो 5 लाख का जो कार्ड बेसिकली बनाया जाता है, उसमें यही है कि यदि कल को कोई बीमारी हो जाती है गरीब आदमी के, और वो यदि बेसिक जो छोटे मोटे टेस्ट भी उसको करवाने हैं, तो उसकी जो इनकम है, उसकी जो पॉकेट है, उस पर ज़्यादा प्रेशर ना आए। तो इसीलिए आपका आयुष्मान जो भारत स्कीम जो कार्ड है 5 लाख का, जो आपको बेनिफिट प्रोवाइड करता है, वो 2018 में स्टार्ट किया गया, नेशनल हेल्थ मिशन 2005 में। उसके बाद गवर्नमेंट आती रहती है, स्कीम्स अपनी चेंज होती रहती है। तो ये आपको ध्यान रखना है बेसिकली सबसे बड़ी बात, कि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे दोनों ही अपना स्क्रीनशॉट लेके अपना अपने हिसाब से नोट्स बना सकते हैं। यदि आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है तो बार-बार आप वीडियोस देख सकते हैं, लेकिन फैक्ट्स आप पक्का डाउनलोड करें, ठीक है? आप अपना फैक्ट्स अपना नोट डाउन करें अपनी बुक्स में, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल है, वो आपको एग्जाम में मेंशन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस यूनिट में फैक्चुअल चीजें काफी दी गई हैं, ठीक है? तो ऐसे ही आपकी 5th यूनिट ये कंप्लीट हो जाती है, जिसमें मेन पॉइंट हमने कर लिए। नेक्स्ट यूनिट हम 6th करेंगे, उसके बाद में 1st, 2nd, 3rd, 4th यूनिट आपको ऐसे ही कंप्लीट करवा दूंगा, ताकि आपको एग्जाम में जो क्विक रिवीजन है वो आपका अच्छे से हो पाए, ठीक है? तो अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहें, एग्जाम की तैयारी भी अच्छे से करें। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।